दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी इंतजार। हम सब अपनी जिंदगी में इस इंतजार शब्द से भली भांति परिचित हैं। भूखे को रोटी का तो बेरोजगार को रोजी का जैसे इंतजार होता है, ठीक उसी तरह कुछ के लिए ये इंतजार तपस्या से कम नहीं होता। अब आप उस पक्षी पपीहे को ही लीजिए जो अपनी प्यास सिर्फ स्वाति नक्षत्र में बरसने वाले पानी से ही बुझाता है, और अगर ये नक्षत्र बिन बरसे चला जाए तो यह पक्षी साल भर बिना पानी पिए रहता है। पुरानी दिल्ली के मशहूर ज्वेलर गिरधारी लाल एंड सन्स के मालिक सेठ मनोहर गिरधारी अपने शोरूम में बेचैनी से टहल रहे हैं। शोरूम की वॉल क्लॉक में अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं। तभी शोरूम का मैनेजर बदहवास हालत में एंटर करता है। सेठ जी गजब हो गया सेठ जी। वो अभय और दीपक का कुछ पता नहीं चल रहा, न जाने कहाँ गायब हो गए हैं। मुंबई से आने वाली ट्रेन कब की आ चुकी है, पर दोनों का कुछ अता पता नहीं है। मैं सुबह 7 बजे से रेलवे स्टेशन पर उनका इंतजार करता रहा, पर वो नहीं आए। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। सेठ जी मैंने मुंबई वाली पार्टी को फोन किया तो पता चला कि दोनों कल शाम को ही दिल्ली के लिए रवाना हुए थे और कंसाइनमेंट उनके पास ही था। नहीं, मैं लूट गया। अरे कोई पुलिस को फोन लगाओ। कुछ देर बाद तो सेठ जी, ये अभय और दीपक कब से आपके यहाँ काम कर रहे हैं? जी 3 साल से। एकदम भरोसे के आदमी थे। इससे पहले भी दोनों ने काफी बार मुंबई से कंसाइनमेंट लाने का काम बखूबी पूरा किया है। इस बार तो नहीं किया। और ये कंसाइनमेंट को जरा खोलकर बताने का कष्ट करेंगे? जी इस बार कंसाइनमेंट मतलब कि माल 10 करोड़ के हीरे थे। मैं तो बर्बाद हो गया इंस्पेक्टर साहब, मैं सड़क पर आ गया। और ये कंसाइनमेंट यानी कि 10 करोड़ के हीरे वो ला कैसे रहे थे? जी ये हीरे एक ब्रीफकेस में थे, जिसे लेकर दोनों दिल्ली आने वाली ट्रेन में सवार हुए और गायब हो गए। गिरधारी सेठ, आप हौसला रखें। वो बेशक गायब हैं, पर पुलिस उन्हें पाताल से भी खोद निकालेगी। 3 साल बाद दिन शुक्रवार, जगह मनाली, प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में। हेलो, माई सेल्फ अनुज प्रधान। जी नमस्कार, मैं लेखराज डबराल। बैठिए ना, चाय कॉफी कुछ? जी नहीं, मुझे एक बंगला चाहिए था। मिल जाएगा सर। देखिए ना कितने सारे बंगले हैं। प्रॉपर्टी मैंने देख ली है। वो सोलन रोड पर मैंने आपका बोर्ड लगा हुआ देखा। सोलन रोड पर? हाँ, वो लाल कोठी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं आप? हाँ वही। सर, ये बंगला एक सनकी बुढ़िया की है। उसका नाम प्रोमिला नेगी है। और सर, उसका कंस्ट्रक्शन भी कितना पुराना है। और तो और वो इसके 2 करोड़ मांग रही है। बताइए, अरे कोई 40-45 लाख दे दे, वही बहुत है। जी कंस्ट्रक्शन की आप चिंता ना करें, मैं बिल्डर हूं, मैं ठीक करवा लूंगा। लेकिन प्रधान साहब 2 करोड़। मैं बात करता हूं ना मिसेज नेगी से। लेकिन प्रधान साहब कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूं ना उस बुढ़िया को, बहुत ही अक्खड़ और जिद्दी है। अरे डबराल साहब, मैं बात करता हूं, आप बस मीटिंग करवाइए ना मिसेज नेगी के साथ। ठीक है, एज यू विश। अगले दिन दोपहर के 1:30 बजे बिल्डर अनुज प्रधान अपनी गाड़ी ड्राइव करके प्रोमिला नेगी के बंगले पर पहुंचते हैं। बंगले के मेन गेट पर नेगी विला का मटमैला सा बोर्ड लगा है। बंगलों के कंपाउंड में बेतरतीब झाड़ियां उगी हुई हैं। लगता है जैसे सालों से इस कंपाउंड की सफाई नहीं हुई है। एक तरह से कहें तो यह बंगलो कम और भूतिया जगह ज्यादा लग रही है। बाहर के गेट पर ही बंगलो फॉर सेल का बोर्ड भी लगा है।
दरवाजा एक 60-65 साल की अधेड़ महिला खोलती है। आइए, अनुज प्रधान जी। फोन किया था डबराल ने। घर के अंदर पहुंचने के बाद अनुज प्रधान एक चेयर पर बैठने ही वाले होते हैं कि बैठो मत, घर देखने आए हो ना, तो घर देखो। हैरान अनुज कुछ नहीं कह पाता और घर देखने लग जाता है। घर में रखी हर चीज अपने पुराने होने का एहसास करा रही है। घर में घूमते हुए अनुज की नजर एक बंद कमरे पर जाती है। वो ठिठक कर रुकता है। वो मेरे बेटे का रूम है, बंद रहता है। अनुज रुमाल से अपना पसीना पोंछते हुए कहता है, आज गर्मी कुछ ज्यादा है। जूस फ्रिज में रखा है, ठंडा होने में वक्त लगेगा। जी थैंक यू, लेकिन अगर मोल भाव किया तो पानी भी नहीं मिलेगा। हाँ, दरअसल डबराल से मेरी बात हुई थी। डबराल बेवकूफ है। हीरा जौहरी को दिखाया जाता है, किसी राह चलते को नहीं। बात तो सही है। समझदार लगते हो। क्या करते हो? जी मैं बिल्डर हूं दिल्ली में, और आपका मकान एकदम परफेक्ट है मेरे लिए। पसंद आया मुझे। पसंद तो मुझे भी है, तभी तो सही दाम मांग रही हूं। माफ कीजिएगा, सही तो नहीं है। कोठी बड़ी भी नहीं है आपकी। वैसे एक फ्लोर ऊपर और भी है, पर कोई बात नहीं। इसी दरवाजे से आए थे ना, जा सकते हो। अरे अरे, आप तो बुरा मान गई। पुश्तैनी कोठी है ये। फिर भी आप जाइए जाइए। जी मैं तो कह रहा था कि फिर भी मुझे पसंद है। शांति है, यहाँ सुकून है। मैं लेना चाहता हूँ ये घर। हवा में तो बात नहीं कर रहे हो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर मेरी भी ऐसी खानदानी कोठी होती तो मैं भी तभी बेचता जब कोई मुझे मुंह मांगी कीमत देता। काफी समझदार हो। जी मैं ये घर खरीदना चाहता हूँ। इसकी डील जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, ताकि बारिश से पहले मेरे आदमी यहाँ मरम्मत कर सके। तो ठीक है, पेपर्स बनवा लो, पैसे दे दो और कोठी तुम्हारी। जी बिल्कुल। अनुज के चेहरे पर खुशी झलकने लगी। जी आपने कहा था कि ऊपर एक और फ्लोर है, क्या मैं देख सकता हूँ? अगर कुछ काम करवाना पड़ा तो वो भी। हाँ, क्यों नहीं। अब तो सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तुम ऊपर का फ्लोर देखो, तब तक मैं जूस लेकर आती हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। अनुज ऊपर का फ्लोर देखने में व्यस्त है, तभी मिसेज नेगी जूस लेकर आती हैं। थैंक यू, आप भी लीजिए ना। प्रोमिला नेगी और अनुज दोनों चुपचाप जूस पी रहे हैं कि तभी अनुज सामने की दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखते हुए कमरे में फैली चुप्पी को तोड़ता है। ये आपका बेटा है? हाँ, मैंने तो ये घर देखते ही तय कर लिया था कि ये घर मुझे ही लेना है। लेकिन आपकी तो यादें जुड़ी होंगी। आसान नहीं होगा आपके लिए। आसान तो कुछ भी नहीं होता। अभय 8 साल का था जब उसके पिता चल बसे। बहुत मुश्किलों से मैंने अभय को बड़ा किया। फिर पढ़ाई खत्म करके वो दिल्ली चला गया। दिल्ली जाते ही उसने तुरंत पैसा भेजना शुरू कर दिया, लेकिन आता कभी नहीं था। फिर 3 साल बाद वो आया। जब वो आया तो उसके हाथ में एक ब्रीफकेस था। मैंने जब वो ब्रीफकेस उसके हाथ से लेना चाहा तो उसने मेरा हाथ झटक दिया। बताओ, अपनी माँ का कोई हाथ झटकता इस तरह भला? जी, ऐसा क्या था उस ब्रीफकेस में? क्या पता। दूसरे दिन उसने किसी काम से मुझे बाहर भेज दिया। मुझे वो काम खत्म करने में 3-4 घंटे लग गए और मैं वापस आई तो मैंने सुना किसी से वो लड़ रहा था और अभय। मैं भागती हुई अंदर गई। देखा तो पीछे का दरवाजा खुला था और अभय जमीन पर पड़ा था। मैं अभय के पास गई।
उसके सीने से खून निकलने लगा। उसने मेरे अभय को मार डाला। किसने? पुलिस ने बताया कि अभय अपने दोस्त के साथ मिलकर 10 करोड़ की चोरी की थी। शायद उसी लालच में उसने अभय को मार दिया। उस ब्रीफकेस में 10 करोड़ के हीरे थे। ये तुम पूछ रहे हो या बता रहे हो? जी पूछ ही रहा हूं, बता कैसे सकता हूं। और इतना कहकर अनुज अपनी जूस की ग्लास खाली करता है। मिसेज प्रोमिला नेगी उसे एकटक देख रही हैं। अनुज को लगा कि जैसे कमरे में भूचाल आ गया है। उसके गले में कुछ चुभ रहा है। शायद उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अनुज के हाथ से ग्लास छूटकर फर्श पर गिर जाता है। वह अपने दोनों हाथ से अपना गला पकड़ लेता है। वो बेचैन है। अनुज के मुंह से खून निकलता है। वो फर्श पर गिरकर ढेर हो जाता है। उसकी सांसें थम गई हैं। जिस कोठी की कोई 40 लाख भी नहीं दे रहा था, उसकी कोई 2 करोड़ कैसे दे सकता है? मुझे पता था कि मेरे बेटे का कातिल एक ना एक दिन जरूर आएगा और मुझे इस कोठी की मुंह मांगी कीमत देगा। पूरे 2 साल इंतजार किया है मैंने। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं नेगी विला से प्रोमिला नेगी बोल रही हूँ। मुबारक हो, आपकी तलाश खत्म हुई। और हाँ, मेरा इंतजार भी खत्म हुआ। मैंने अपने बेटे के कातिल को मार दिया। जी, वो मेरी नज़रों के सामने मरा पड़ा है। जी हाँ, वही है दीपक गुलाटी। आज पपीहे की प्यास बुझ गई। मेरा इंतजार खत्म हुआ। अभी आप सुन रहे थे हिंदी कहानी पॉडकास्ट की मूल रचना कहानी इंतजार। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई